गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो यूनिट चल रही है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इस यूनिट की शुरुआत हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले समझ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने जाना है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का, और जो इस थ्योरी का आधार था वो था जे.बी. से का मार्केट लॉ। और इस मार्केट लॉ के अनुसार जो किसी भी कमोडिटी की पूर्ति होती है, सप्लाई होती है, वो अपनी मांग यानी डिमांड को स्वयं पैदा कर लेती है। तो इसके अनुसार अगर इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके बदले में उतने ही की इनकम जनरेट होती है, और उस इनकम को उस प्रोडक्शन पर खर्च करके जो भी प्रोडक्शन होता है वो परचेज कर लिया जाता है। इस प्रकार से ना तो ओवर प्रोडक्शन होता है और ना ही क्या होता है, अंडर प्रोडक्शन होता है। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक इकोनॉमी में 1000 रुपये के बराबर की गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इन गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने वाले जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके को उतने ही रुपये के बराबर इनकम प्राप्त होगी, क्योंकि जो भी इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी में प्रोडक्शन के माध्यम से वो किसके मध्य वितरित हो जाती है, बिल्कुल सही, ये वितरित हो जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें इनकम प्राप्त हुई है। उस परचेजिंग पावर को वो खर्च कर देंगे जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस बनाई गई हैं उन पर। इस प्रकार जो भी जितनी भी पूर्ति की गई है वस्तुओं की वो सारी की सारी बिक जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार ना तो अधिक उत्पादन होता है, ना ही क्या होता है, अल्प उत्पादन होता है। जितना भी बनाया जाता है इकोनॉमी में वो सारा का सारा बिक जाता है। लेकिन इस तरह की जो धारणा है वो 1930 के दशक में जो महामंदी आई थी विश्व में, उस के दौरान ये असफल सिद्ध हुई, यानी गलत सिद्ध हुई। और इस महामंदी में देखा गया कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो अपनी एक इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग भी कर लेता है। लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि जो इनकम मनी है वो केवल एक आवरण के रूप में कार्य करती है, कि मनी के माध्यम से लेन देन के लिए ही इसको यूज किया जाता है, इसको सेव करके नहीं रखते व्यक्ति। लेकिन वास्तव में देखा गया कि व्यक्ति अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाने लगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई। इस महामंदी के और भी अन्य कारण थे। तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, बिल्कुल सही, ऐसी स्थिति में जो भी प्रोड्यूसर होगा उसकी गुड्स बिकेंगी नहीं। जब गुड्स नहीं बिकेंगी तो उसकी इन्वेंट्री बढ़ना शुरू हो जाएगी, स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो जो उसके यहाँ एम्प्लॉय लगे हुए हैं उनको निकालना शुरू कर देगा, क्योंकि जब गुड्स ही नहीं बिक रही हैं तो वो उनको क्यों रखेगा। और जब एम्प्लॉय निकालने शुरू हो जाएंगे, यानी निकाल दिए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें इनकम प्राप्त नहीं हो रही है। तो और भी इकोनॉमी में जो महामंदी है उसकी स्थिति भयावह हो जाएगी। तो इस दौरान आपको मैंने बताया था कि कीन्स आए और उन्होंने रास्ता सुझाया कि गवर्नमेंट को ऐसी स्थिति में इंटरफियर करना चाहिए और उसे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों को परचेजिंग पावर मिलेगी, काम मिलेगा, और परचेजिंग पावर से वो कम्युनिटीज़ को जो भी सर्विसेज है उनको परचेज करेंगे, और इस प्रकार से डिमांड क्रिएट होगी। और डिमांड क्रिएट होने से क्या होगा, बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को लगाया जाएगा। और उसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। क्योंकि उन्हें जो भी वे कार्य करेंगे बदले में इनकम प्राप्त होगी। इस प्रकार से इनकम बढ़ने से जो भी महामंदी जैसी सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की विचारधारा थी कि सप्लाई अपनी मांग को स्वयं पैदा कर लेती है, वो इस महामंदी में गलत सिद्ध हुई। और उसकी वजह से कीन्स के द्वारा एक नई थ्योरी दी गई, और उनके अनुसार उन्होंने कहा गया कि दीर्घकाल में हम लोग सभी मर जाते हैं और हमें शॉर्ट टर्म से संबंधित थ्योरी की आवश्यकता है। और उन्होंने जो इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है, जिसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि जो इंडिविजुअल के लिए सही है वो पूरी इकोनॉमी के लिए सही होगा, उन्होंने अलग इसको किया कीन्स ने कि इंडिविजुअल के लिए जो सही है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी इकोनॉमी के लिए सही हो। तो इस
प्रकार से उन्होंने इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट को एग्रीगेट के कॉन्सेप्ट से अलग किया और अपनी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है वो। और इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि जो इस थ्योरी को हम समझ रहे हैं तो इसमें हम दो सेक्टर इकोनॉमी के संदर्भ में ही समझ रहे हैं और इसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं C प्लस I को। C यहाँ है कंजम्पशन और I क्या है, बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन यहाँ हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है और जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, फर्म सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि जो भी यहाँ बात की जा रही है वो एक्स आंटे के संदर्भ में की जा रही, यानी जो भी हम लोग यहाँ पर खर्च की बात कर रहे हैं तो वो एक नियोजित खर्च है, प्लान्ड खर्च है, योजना बना रहे हैं सभी सेक्टर, वो खर्च है। अगर यहाँ पर कंजम्पशन की बात है और इन्वेस्टमेंट की बात है तो वो भी क्या है, नियोजित है। नियोजित मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी सेक्टर होते हैं वो एक्सपेंडिचर, विभिन्न जो गुड्स एंड सर्विस होती हैं उन पर खर्च करने की योजना बना रहे होते हैं, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विस हैं उन पर क्या करना है, उन्हें वो योजना बना रहे हैं कि हम इस अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी उनका आय स्तर है उस आय स्तर के संदर्भ में इतना खर्च करेंगे। हम लोगों ने ये भी समझा कि जो एडी होती है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी का जो खर्च होता है किसी की इनकम होती है। याद रखेंगे, किसी का खर्च क्या होता है, किसी की इनकम होती है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर माना और डिफरेंट जो भी डायग्राम को समझा तो उनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में शेड्यूल से डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है उसको सिखाया है, आप इसको एक बार और देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा है, बिल्कुल सही, यहाँ इनकम रखी हुई है और हमने ये भी जाना है कि जो इनकम का एग्रीगेट डिमांड से संबंध है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर एग्रीगेट इनकम बढ़ रही तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ही क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। तो इनकम अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट लिया है वो किस प्रकार का लिया है, ऑटोनोमस लिया हुआ है। और साथ ही साथ जो कंजम्पशन भी बढ़ता है, बिल्कुल सही। जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो यहाँ पर अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो आप लोगों को पता है कि जो बाई होती है वो किसके बराबर होती है, बिल्कुल सही, C प्लस S के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें अगर AD की, तो AD के जो कंपोनेंट हैं वो किसके बराबर हैं, AD के यहाँ पर C प्लस I के बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर I ये कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल सही, I और इन्वेस्टमेंट, और लेकिन इनकम बढ़ने से क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो कंजम्पशन जब एक कंपोनेंट बढ़ रहा है एडी का, एक कांस्टेंट है, तो ये जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगी, एडी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इनकम के साथ साथ, इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, एग्रीगेट जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। तो इनको आप जब डायग्राम बनाते हैं तो जो शेड्यूल है, ये आपकी शेड्यूल है, इसी की वैल्यू को डायग्राम में रखते हैं। तो यहाँ पर इनकम की वैल्यू को रख दिया गया है और ये आप देख सकते हैं जो कंजम्पशन की वैल्यू है इनकम के रेफरेंस में, इनकम के संदर्भ में रख दी है। यहाँ पर जैसे जीरो इनकम है तो यहाँ पर कितनी, बिल्कुल सही, तब रख दी है। यहाँ पर 60 के बराबर कंजम्पशन है और इनकम बढ़ जाती है, 100 हो जाती है तो 130 यहाँ पर हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस प्रकार से और भी आगे इस प्रकार से हम लोग डायग्राम बनाते हैं और मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार से आप डायग्राम बनाते हैं। और यहाँ पर हमने एडी के बारे में भी समझ सकते हैं कि जब इनकम जीरो है तो जो एडी होगी वो किसके बराबर होगी, C प्लस I के बराबर होगी। तो C 60 था और I कितना है, बिल्कुल सही, ये 30 है, तो दोनों को मिला के 90। तो यहाँ पर 90 के बराबर से ये यहाँ से स्टार्ट होगा और जैसे इनकम इतना बढ़ जाएगा तो इन दोनों के 8 के बराबर C प्लस I के बराबर एडी होगा तो यहाँ पहुँच जाएगा और इनकम होगी तो यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको। तो जो भी यहाँ पर ये शेड्यूल बनी हुई है तो आप
इसके पॉइंट से जो भी आपको डायग्राम बनाना चाहें उसके पॉइंट को मिलाइए। जैसे इसके अंगली इस वाले पॉइंट से इसको मिलाइए, इसको मिलाइए इससे, तो आपको जो कंजम्पशन वाला कर्व है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो एडी वाला कर्व है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जीरो इनकम पर एडी कितनी है, 100 पर कितनी है, इस तरह से अगर आप पॉइंट मिलाएंगे दोनों का तो आपको एडी जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो भी पता चल जाएगा। और इनकम के साथ जो इन्वेस्टमेंट है ऑटोनोमस उसको भी के पॉइंट भी मिलाएंगे तो भी आपको इसके जो भी कर्व है वो पता चल जाएगा। और वो भी आपको हर जगह कितना मिलेगा, बिल्कुल सेम इस तरह से मिलेगा। क्या, इन ऑटोनोमस इन्वेस्ट। तो किस तरह से लाइन इन पॉइंट को मिला देंगे तो हमें लाइन बन जाएगी, ये मिल जाएगी। कौन सी, बिल्कुल सही, ये मिलेगी आपको इस तरह से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये डायग्राम भी सीखा पिछले लेक्चर में। अब हम लोग समझते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। हम एग्रीगेट सप्लाई की मीनिंग को समझते हैं। इट रिफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ये क्या बताती है, जो फाइनल गुड्स हैं और सर्विस हैं उनकी मनी वैल्यू को बताती है, यानी मौद्रिक मूल्य को बताती है। दैट जो ऑल द प्रोड्यूसर आर बिलिंग, जो सभी जो उत्पादक हैं इकोनॉमी के वो क्या हैं, इच्छा रख रहे हैं टू सप्लाई, पूर्ति करने की, इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन टाइम पीरियड, एक निश्चित समय अवधि में, एक दिए गए समय अवधि में, कहाँ पर पूर्ति करने के लिए, बिल्कुल सही, इकोनॉमी में। तो इसका जो एग्रीगेट सप्लाई, इसका अभिप्राय है कि ये फाइनल गुड्स और सर्विस हैं उसके मौद्रिक मूल्य से हैं, मनी वैल्यू से हैं, जो सभी उत्पादक एक इकोनॉमी में एक निश्चित समय अवधि के दौरान पूर्ति करने की इच्छा रख रहे हैं। याद रखना, यहाँ क्या बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, विलिंग हैं, इच्छुक हैं। तो यहाँ पूर्ति से आशय हुआ, बिल्कुल सही, वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से जो उत्पादक एक निश्चित समय अवधि के दौरान एक अर्थव्यवस्था में बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं, पूर्ति करने के लिए तैयार हो रहे हैं, गुड्स एंड सप्लाई जो भी आप सर्विस हैं उनकी। तो यहाँ पर जो ES है वो नेशनल इनकम के बराबर होती है। तो इसको समझते हैं। हमें पता है कि फिजिकल रूप में जो भी कुल उत्पादन होता है गुड्स एंड सर्विस का, उसका जो मूल्य होता है वो किसके बराबर होता है, वो बिल्कुल सही, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको मिलने वाली आय के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी वैल्यू एडिशन होता है वो बाद में किसके बीच वितरित हो जाता है, वो वितरित हो जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। और वो किस रूप में, बिल्कुल सही, वेजेज एंड सैलरी, रेंट और आप का प्रॉफिट, और इसके साथ ही साथ बिल्कुल सही इंटरेस्ट। तो इसके रूप में जब वितरित हो जाएगा तो जो भी एग्रीगेट सप्लाई होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने का पूर्ति कर रहे हैं वही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने समझा कि जो भी पूर्ति की जाएगी प्रोड्यूसर्स के द्वारा इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस की प्लान बना रहे हैं, वही जितना उसका मूल्य होगा वो उत्पादन की साथ में बढ़ जाएगा, तो वही किसके बराबर होगी, नेशनल इनकम के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ES इक्वल टू वाई। और हमें ये पता है कि नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कंजम्पशन और सेविंग। क्योंकि इनकम को या तो क्या किया जा सकता है, कंजम्पशन पे यूज किया जा सकता है, या फिर किया जा सकता है, इनकम का सेव किया जा सकता है उसे, यानी आय को या तो खर्च कर सकते हैं या बचा के रख सकते हैं। तो ये दोनों को मिला के क्या बन जाती है, नेशनल इनकम बन जाती है। तो यहाँ कंपोनेंट हुए नेशनल इनकम के, नेशनल इनकम को Y से डिनोट करते हैं, आपको पता है, कंजम्पशन को C से डिनोट करते हैं, और जो यहाँ पर बिल्कुल सही सेविंग है उसको यहाँ याद रखेंगे, क्या लिखा हुआ है, यहाँ S लिखा हुआ है, S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जब Y है C प्लस S के बराबर, तो ES किसके बराबर है, Y के बराबर। तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, Y इक्वल टू ES और इक्वल टू C प्लस S। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये I की जगह क्या है, S है। समग्र जो पूर्ति है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, उसको हम इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये टेबल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें फर्स्ट कॉलम में जो इनकम को दिया है, दूसरे में कंजम्पशन को, तीसरे में सेविंग को, और चौथे में दिया है एग्रीगेट सप्लाई को दिया हुआ है। तो इनकम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर किस प्रकार से होती है, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं।
जैसे जीरो लेवल है इनकम का इकोनॉमी में, और आपको पता है कि ऐसी स्थिति में जो कंजम्पशन है वो जीरो कभी नहीं होता, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा इकोनॉमी में रहता है, वो 60 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जो भी कंजम्पशन किया जा रहा है वो डिस सेविंग के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये कंजम्पशन या तो जो भी पुरानी बचत रखी है उसको खर्च करके या संपत्ति को बेचकर या फिर उधार लेकर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उतनी ही कि माइनस में क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। और यहाँ पर देखते हैं कि जो हम लोगों ने अभी बात की कि ए एस किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है, वाई किसके बराबर होता है, सी प्लस एस के बराबर होता है। सी मतलब कंजम्पशन और एस मतलब यहाँ सेविंग। तो यहाँ अपने आप क्या हो जाएगा, ई एस किसके बराबर हो जाएगा, सी प्लस एस के बराबर, क्योंकि वाई के बराबर है जब ई एस तो वो सी प्लस एस के बराबर भी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं सी प्लस एस, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, तो प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसमें से माइनस हो जाएगी जब, तो ये जीरो हो जाएगी। प्लस वाली वैल्यू से हम माइनस कर देंगे 60, तो 60 से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो। और अगले लेवल पे हम देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब इनकम का लेवल बढ़ के 100 के बराबर हो जाता है, यहाँ पर याद रखना है जो भी अमाउंट दिया है वो करोड़ रुपए में दिया हुआ है। तो कंजम्पशन बढ़ के 130 हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सेविंग है वो क्या हो गई है, बिल्कुल सही 30 के बराबर, माइनस की 30 के बराबर होगी। इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप ये देखते हैं कि जो एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है वो कितने के बराबर बढ़ा है, 70 करोड़ रुपए के बराबर बढ़ा है। इनकम कितनी बड़ी है, वो बड़ी है यहाँ पर 100 करोड़ के बराबर बड़ी है। तो ऐसी स्थिति में जब 70 खर्च कर दिए जाते हैं, 70 करोड़, तो बाकी क्या बचेंगे, बिल्कुल सही, बाकी बचेंगे सेविंग के रूप में। तो सेविंग के रूप में पहले कर्ज कितने का था, 60 करोड़ रुपए के बराबर था। अब उसमें से जो 30 बचाया वो 60 में से माइनस 30 कर दो, तो कितना बचेगा, आप कितने का कर्ज देना है, बिल्कुल सही, अभी भी 30 करोड़ के बराबर कर्ज देना है। पहले 60 करोड़ के बराबर देना था, अब 30 करोड़ के बराबर इनकम आ गई तो 30 करोड़ का कर्ज चुका दिया। तो अब हमें कितने का कर्ज देना है, बिल्कुल सही, अब देना है 30 करोड़ के बराबर। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने सेविंग और कंजम्पशन देखा इनकम के माध्यम से। और यहाँ पर आप देखते हैं कि सी प्लस एस के बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो 130 का प्लस की वैल्यू है जो कंजम्पशन की, और सेविंग की वैल्यू माइनस 30 के बराबर है। तो जब 130 से माइनस 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बिल्कुल सही 100 बचेगा। तो ये इसको पता कर लेंगे। और आगे भी देखते हैं, यहाँ पर फिर 100 के बराबर इनकी जो होती है इनकम, तो यहाँ 70 के बराबर होती है, और यहाँ पर 30 के बराबर। तो यहाँ पर 200 में से माइनस के 0 कर देंगे, तो माइनस 0 जब करेंगे तो 200 का 200 ही रहेगा। और आगे भी हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर 100 बढ़ रहा है, यहाँ 70 बढ़ रहा है, यहाँ 30 बढ़ रहा है, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, बिल्कुल सही, जो यहाँ पर जोड़ होगा किसका, सी प्लस एस का, उसके बराबर वैल्यू आएगी किसकी, एग्रीगेट सप्लाई की। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 100 बढ़ा, तो उसके बदले में से जो कंजम्पशन है वो कितना बढ़ जाएगा, 70, और बाकी जो बचा रहेगा इनकम का हिस्सा वो क्या होगा, सेविंग होगा। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सही ये क्या होगा, सेविंग कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर 30 सेविंग थी, अब यहाँ पर 30 और बढ़ गई, तो ये कितनी हो जाएगी, तो 60 के बराबर हो जाएगी। और इन दोनों के ऐड के बराबर क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है। तो 340 में 60 जोड़ देंगे तो ये 400 के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इनकम होती है उसके बराबर क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई होती है। यानी ये समरूप अवधारणाएँ हैं। अब शेड्यूल के माध्यम से हम लोग डायग्राम को बनाते हैं, जो हमारा एस कर्व है उसको। तो यहाँ पर देखते हैं एस कर्व जो खींचा गया है वो किसके माध्यम से खींचा गया है, बिल्कुल सही, ये 45 डिग्री एंगल पे खींचा गया है। और यहाँ पर ये मान के खींचा गया है, बिल्कुल सही, कि वाई किसके बराबर होता है, ई एस के बराबर होता है। तो हमें इस डायग्राम के माध्यम से देखना है कि किस प्रकार से इनकम किसके बराबर होती है, ई एस के बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो इस लाइन का मतलब है जो 45 डिग्री एंगल्स पे खींची गई है, कि इस लाइन पर सभी पॉइंटों पर जितने भी इसके पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, वहाँ पर वाई किसके बराबर होगी, सी प्लस एस के बराबर होगी। क्योंकि हम लोगों ने वाई एक्सिस पर सी प्लस एस को रखा है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे रखा है इनकम को। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पर जो इनकम 100 के बराबर है
तो कंजम्पशन और सेविंग मिला के भी 100 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ इस तरह से जब इनकम और बढ़ के 200 के बराबर हो जाएगी तो ये दोनों का मतलब के बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर। यहाँ याद रखना ये 200 है। यहाँ पर अगर 300 के बराबर हो रहा है तो यहाँ पर 300 भी हो जाएगा। यहाँ 400 हो रहा है तो यहाँ भी 400 हो जाएगी। यहाँ 500 है 500, यानी इनके हर पॉइंट जो बीच में मिलेंगे ये यहाँ पर याद रखना इस लाइन पर, वो दोनों आप शो करेंगे हर पॉइंट क्या कि वहाँ पर इनकम किसके बराबर है, C प्लस एस के बराबर है। यानी इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो y है वो किसके बराबर होती है, ये s के बराबर होती है। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि ES है जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसी इकोनॉमी में तभी बढ़ पाएगी जब इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, यानी और अधिक प्रोडक्शन की क्षमता बची हुई है या उसमें है, उस संबंधित इकोनॉमी के अधिक और प्रोडक्शन किया जा सकता है तो ES को बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कैपेसिटी खत्म ही हो गई है तो फिर ES को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है उपभोग फलन। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं। इट रेफर्स टू ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो जो राष्ट्रीय आय है उसके साथ इसका जो उपभोग है उसका किस तरह से रिलेशनशिप है, फलनात्मक रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि आय के विभिन्न स्तरों पर कितना उपभोग किया जा रहा है उससे है। तो यहाँ पर जो y है वो स्वतंत्र चर है और उस पर आश्रित चर कौन है, बिल्कुल सही ये C है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन फलन क्या जो कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है, फलनात्मक संबंध दर्शाता है किसके बीच, राष्ट्रीय आय और उपभोग के बीच, कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों पर निश्चित समय अवधि में एक दी गई समय अवधि में कितना उन संबंधित आय स्तरों पर खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि C का यहाँ मतलब है कंजम्पशन, F का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप और जो Y दिया है वो क्या है, नेशनल इनकम है। ये एक साइकोलॉजिक कॉन्सेप्ट है और ये निर्भर करता है लोगों की पसंद, उनकी आदतों पर कि वो कितना खर्च करना चाह रहे हैं संबंधित जो भी इनकम का लेवल है उस पर। तो इसी को हम लोग टेबल के माध्यम से और समझते हैं। तो यहाँ पर जो लिया गया है पहले कॉलम में वो इनकम को लिया गया है और दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कंजम्पशन दिया हुआ है। यहाँ पर जीरो इनकम पर कुछ कंजम्पशन होता है। ये कौन सा कंजम्पशन होता है, बिल्कुल सही ये होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। और जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन के में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ती है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि जो इनकम होती है उसके दो हिस्से होते हैं, C प्लस S। तो एक कंज्यूम कर लिया जाता है इनकम का हिस्सा जिसको हम लोग C बोलते हैं, और एक क्या कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है जिसको S यानी सेविंग। तो जो बढ़ने की स्पीड है इनकम की वो किससे ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही कंजम्पशन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब 100 हो जाती है इनकम जीरो से बढ़कर तो यहाँ पर कंजम्पशन है वो कितने के बराबर हो जाता है, 130 के। तो इसमें वृद्धि कितने की बराबर देखने की मिली, 70 के बराबर देखने को मिली। और आगे और अभी 100 और बढ़ जाती है इनकम। यहाँ पर आप देखते हैं प्लस 100 हो जाती है और 100 से बढ़ के दूसरा स्तर इनकम का कितना हो जाता है, 200 के बराबर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये 70 और बढ़ जाती है। तो ये कितनी हो जाती है, 130 से 200 के बराबर। और भी यहाँ 100 बढ़ जाती है इनकम तो यहाँ पर 400 हो जाती है। और तो जो कंजम्पशन है वो बढ़ के कितना हो जाता है, बिल्कुल सही ये हो 270 से 340, यानी इसमें 70 करोड़ रुपए की बराबर वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनकम के विभिन्न जो स्तर दिए हुए हैं, ये अलग अलग स्तर हैं, उस पर जो कंजम्पशन है उसके विभिन्न स्तरों को दिखाया जा रहा है कि इनकम के साथ वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इसमें फलनात्मक रिलेशनशिप है। लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ रही है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, वो उसकी तुलना में कम बढ़ रहा है। और इसके पीछे एक कारण है कि इनकम का कुछ हिस्सा क्या कर लिया जाता है, बिल्कुल सही एक लेवल के बाद सेव कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। अगर उसी तालिका को, टेबल को, जो भी शेड्यूल दी हुई है उस शेड्यूल को के माध्यम से अगर हम कर्व बनाएं तो इस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस प्रकार के कर्व बनेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 200 जो लेवल है इनकम का उस पर कंजम्पशन भी कितना है, 200 के बराबर है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में इनकम 0 थी तो कंजम्पशन कुछ था, यानी 60 के बराबर था, लेकिन इनकम बढ़ती है और वो 100 हो जाती है तो कंजम्पशन कितना हो गया था, बिल्कुल सही 130 के बराबर हो गया था। और इनकम बढ़ती है तो वो 200 हो जाती है और यहाँ पर कंजम्पशन भी कितना हो गया था, 200। तो ये जो होता है ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, समविच्छेद बिंदु होता है। इसके बाद से सेविंग का जो वैल्यू है वो प्लस में होने लगती है और उससे पहले क्या हो रही होती है, सेविंग माइनस में होती है, यानी डिस सेविंग होती है। तो इस ब्रेक इवन पॉइंट से जो इस साइड का आप ये दिख रहे हैं हिस्सा, ये है डिस सेविंग को शो करता है। और उसके बाद से ये जो बढ़ता जा रहा है हिस्सा, क्योंकि इनकम तेज़ी से बढ़ रही है और कंजम्पशन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो जितना वो हिस्सा बच रहा है वो इनकम का, वो किसके रूप में हो रहा है, बिल्कुल सही सेविंग के रूप में। तो ये जो सारा का सारा हिस्सा यहाँ है लगातार बढ़ता जा रहा है, वो क्या है, सेविंग है। क्योंकि एक लेवल के बाद व्यक्ति क्या करने लगता है, सेविंग करने लगता है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अगर इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से यहाँ पॉइंट मिला दें कि यहाँ पर पहले में ये जब 0 थी इनकम तो यहाँ पर ये 60 के बराबर था कंजम्पशन, 100 इनकम हुई तो ये 130 के बराबर हो गया, और जब 200 इनकम हुई तो ये भी 200 हो गया कंजम्पशन, और 300 इनकम थी तो जो कंजम्पशन था वो 270 हुआ। तो इस प्रकार ये सब पॉइंट मिला देंगे तो इन सभी पॉइंटों को मिला के हमारा क्या बन जाए, यहाँ याद रखें यहाँ पर है, ये बन जाएगा कंजम्पशन कर्व। और इनकम कर्व को बनाना हम लोगों ने सीख लिया है कि इनकम किससे मिलके बनती है, बिल्कुल सही C + S से मिलके बनती है। तो इन दोनों को मिला दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इनकम प्राप्त हो जाएगी। हम लोगों ने जो शेड्यूल देखी और उसके माध्यम से जो हम लोगों ने कर्व बनाया उसके माध्यम से हमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं, तो उनको समझते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो यहाँ देखते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है कंजम्पशन कर्व का वो क्या है, बाई एक्सिस पर थोड़ा ऊपर से है। क्यों, क्योंकि इनकम 0 हो तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, क्योंकि वो जीने के लिए जरूर होता है, और इस प्रकार का कंजम्पशन कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो जो कंजम्पशन कर्व का स्लोप है वो बढ़ता हुआ है, इसका मतलब है वो इनकम के साथ क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि जिस अनुपात में इनकम बढ़ रही है उस अनुपात में क्या नहीं बढ़ रहा है, कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। और कंजम्पशन की बढ़ने की दर इनकम के बढ़ने की दर से कम है, और जो जितनी कम है वो किसके बराबर कम है, बिल्कुल सही, वो है सेविंग के बराबर उतनी कम है। और तीसरा जो पॉइंट है वो इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। इनकम लेस देन कंजम्पशन कब है, जब उधार लेकर क्या किया जा रहा है, बिल्कुल सही, कंज्यूम किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, तो उस दौरान इनकम किससे कम है, कंजम्पशन से कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग ये पॉइंट दें, ये होगा, ये आपका C होगा। तो ऐसी स्थिति में जो ये है A, B और C से पहले का जो इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, वहाँ तक डिस सेविंग है और वहाँ इनकम से ज़्यादा है कंजम्पशन। इस पॉइंट पे जितना भी इकोनॉमी में कमाया जा रहा है, इनकम हो रही है, उतना सारा का सारा क्या कर दिया जा रहा है, खर्च कर दिया जा रहा है, और जो सेविंग हो रही है वो कितने के बराबर हो रही है, 0 के बराबर हो रही है, यानी कुछ नहीं बचा जा रहा है। लेकिन इस लेवल के बाद हम देखते हैं कि जो ये सेविंग कर्व है वो नीचे आ जाता है, किससे, इनकम कर्व से। तो ये कम हो जाता है और सेविंग कर्व क्या हो जाता, इनकम कर्व ऊपर होने की वजह से इनकम ज़्यादा हो जाती है, किससे, कंजम्पशन से। तो अगला ऑब्जर्वेशन जो हमारा है वो दर्शाता है क्या, वो इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन, किसके बाद, जो ब्रेक इवन पॉइंट है। और ब्रेक इवन पॉइंट में जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, कंजम्पशन के बराबर होती है। अब हम लोग समझते हैं जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसके बारे में। तो इसका मतलब होता है कि जो इनकम है उस इनकम का कितना हिस्सा खर्च कर दिया जा रहा है उस आदत से है। तो ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले समझते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी व्यक्ति की जितनी इनकम है उसका कितना % हिस्सा क्या कर दिया जा रहा है, खर्च कर दिया जा रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोला जाता है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि जितनी इनकम बढ़ रही है तो उस बढ़ी हुई इनकम का कितने % हिस्सा व्यक्ति खर्च कर रहा है, तो उसको बोला जाता है MPC। तो इनको समझते हैं।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इट रेफर टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब होता है कि उपभोग व्यय है कितना किया जा रहा है संबंधित आय स्तर पर, तो उस संबंधित आय स्तर पर जितना उपभोग किया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं। इसको बोला जाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है आदत, यहाँ आदत की व्यक्ति की मान लीजिए 1000 इनकम है और उसमें से वो 600 के बराबर खर्च कर दे रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो आदत है वो कितने % खर्च करने की है, 60% खर्च करने की है। तो यही क्या कहलाएगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ 1000 के लेवल पर वो उस टोटल इनकम का कितना % खर्च कर दे रहा है, 60% खर्च कर दे रहा है। तो यही रेशियो दर्शाता है, किसका रेशियो, बिल्कुल सही, उपभोग व्यय का रेशियो किसके साथ, संबंधित आय स्तर के साथ। यहाँ याद रखेंगे संबंधित आय स्तर, यानी अलग अलग आय स्तर पर अलग अलग एपीसी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2000 पर वो 1000 ही खर्च कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ वो टोटल इनकम का कितना खर्च कर रहा है, 50%, तो वहाँ 50% होगी एपीसी। तो ये जो अनुपात है उपभोग व्यय और किस संबंधित आय स्तर में, उसी को क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग और आगे समझते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू किसके बराबर होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम के बराबर होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एपीसी और कंजम्पशन को सी और इनकम को वाई। तो यहाँ हो जाएगा एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो यह फॉर्मूला है एपीसी का, क्या है, सी अपॉन वाई। तो ये इसको हम लोग टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये टेबल दी हुई है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस कॉलम में इनकम दिया है, इसमें कंजम्पशन और इसमें एपीसी दिया हुआ है। तो ये एपीसी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जीरो इनकम पर 60 के बराबर जो ऑटोनोमस कंजम्पशन वो होता है, तो यहाँ पर हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब जीरो से डिवाइड करेंगे 60 को तो कई बार जाएगा उसको, तो यहाँ डैश लगा देंगे। और अगले लेवल पे हम देखते हैं इनकम की कि इनकम 0 से 100 हो जाती है, इसका स्तर बढ़ जाता है इनकम का। तो ऐसी स्थिति में कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, लेकिन कंजम्पशन इस लेवल पे इनकम का कितना जो % है वो उसको देखते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें हमको इस संबंधित वैल्यू को रख देंगे। तो कंजम्पशन है 130 और जो इनकम है वो 100 के बराबर है। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 1.30 की बराबर। यानी अगर इनकम 100% के बराबर है तो खर्च 130% के बराबर हो रहा है, यानी अभी भी इनकम से ज़्यादा क्या है, कंजम्पशन है। और अगर अगले स्तर पे हम देखते हैं इनकम और अगर बढ़ जाती है, लेवल उसका बढ़ जाता है, तो इस स्तर पर देखते हैं कि कंजम्पशन भी बढ़ के 200 हो जाता है 130 से। और यहाँ देखते हैं कि जितनी इनकम है, यानी 100 कंजम्पशन है और इनकम भी कितनी है, 100 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इस फॉर्मूले के आधार पर। तो जो भी प्राप्त होगी वो कितने के बराबर वैल्यू प्राप्त होगी, 1 के बराबर। इसका मतलब है कि अगर 100% इनकम है तो वो 100% किस में यूज कर ली जा रही है, खर्च में यूज कर ली जाए। इसकी वजह से जो वैल्यू आएगी एपीसी की वो कितने के बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। अगले लेवल पे भी देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर बात करते हैं 200 से 300 पहुँचता है लेवल इनकम का, तो यहाँ पर खर्च पहुँच जाता है 200 से 230 पर। तो ये यहाँ पर देखते हैं आप, इसको फॉर्मूले रख देंगे। यहाँ 200 से 270 पर पहुँच जाता है, याद रखेंगे खर्च। तो यहाँ 270 अपॉन में कितना कर देंगे, 300। तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 0.90। यानी इसका मतलब है कि अगर 100% इनकम प्राप्त हो रही है, जितनी भी इनकम है उसकी, उसमें से वो 90% खर्च कर देता है। तो इस प्रकार से बाकी स्तरों पे भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कि अलग अलग इनकम के स्तर पर अलग अलग क्या कर रहा है व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, अलग अलग खर्च कर रहा है अपनी इनकम का हिस्सा। तो यहाँ पर 85% कर रहा है, यहाँ पर 82, यहाँ पर 80 इस लेवल पर। और 700 इनकम का लेवल पहुँच जा रहा है तो वहाँ पर वो 550 कर रहा है। और वो अपनी टोटल इनकम का कितना % खर्च कर रहा है, वो कर रहा है 78% खर्च कर रहा है। अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि एपीसी को कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे इनकम को और एक्स एक्सिस पे
कंजम्पशन को दर्शाया गया है। यहाँ पर CC जो है ये कंजम्पशन कर्व है और इस लेवल इधर जो बाई एक्सिस पे वो इनकम शो कर रही है। यहाँ पर एक इनकम के विशेष लेवल पर यहाँ पर देख सकते हैं कंजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना है, तो यहाँ पर हम APC पता कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो y को डिनोट करता है, यानी 0 से y1 के बराबर है, और इस पॉइंट पर ये क्या है, इनकम का स्तर है। और ये जो वैल्यू दी रही है इधर आप देख सकते हैं इस तरफ, ये किसको दर्शा रहा है, ये कंजम्पशन को दर्शा रहा है। तो ये किसके बराबर है, OL के बराबर है, जबकि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, O/1 के बराबर है। तो जो APC का फॉर्मूला है वो क्या है, C/Y है। तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं OL, ये OL है, और यहाँ पर क्या है, अपॉन में क्या कर देंगे, y वाला लेवल, तो O/1 ये लेवल नीचे अपॉन में रख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा जो भी क्या है कंजम्पशन है वो पता चल जाएगा, APC पता चल जाएगा इनके माध्यम से। किसके माध्यम से, कंजम्पशन के माध्यम से और जो इनकम लेवल है उसके माध्यम से। तो इसको हम लोग वैल्यू रख कर भी पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इस पे है 270 के बराबर, और यहाँ पर है ये 300 के बराबर वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 300 के बराबर इनकम है, तो यहाँ अपॉन में 300 करेंगे, और यहाँ ऊपर कितना करेंगे, बिल्कुल सही 70। तो जो वैल्यू आई थी वो कितने के बराबर आ जाएगी, 0.9 के बराबर आ जाएगी आपकी वैल्यू, और यही क्या होगी, APC होगी। यानी 90% क्या कर रहा है, वो अपनी इनकम का खर्च कर रहा है, जो आप इस संबंधित लेवल पे देख सकते हैं। तो हम डायग्राम से भी ऐसे पता कर सकते हैं, हर पॉइंट में लेवल इनकम के जो लेवल है उससे आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। तो जो भी अभी तक हम लोगों ने समझा APC के बारे में, उससे ये निष्कर्ष निकलते हैं जो दिए हुए हैं। सबसे पहला है APC शुरुआत में क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। कब, जब वो इनकम से कंजम्पशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में APC 1 के बराबर होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब इनकम ज़्यादा हो जाती है कंजम्पशन से, तो APC एक से क्या हो जाती है, बिल्कुल सही, ये कम हो जाती है। तो एक चीज़ और याद रखेंगे हमेशा, APC कभी भी 0 नहीं होती है, ना ही माइनस में होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उपभोग को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता। और आगे देखते हैं, APC फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम। तो जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती जाती है तो उतना ही बचत का हिस्सा बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में APC की जो वैल्यू है वो लगातार कम होती जाती है, और APC कैन नेवर बी 0, ये बता दिया है कि कभी ये शून्य नहीं होती है। अब हम लोग समझते हैं MPC के बारे में। ये MPC शॉर्ट फॉर्म है किसका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। तो इसके मीनिंग को समझते हैं। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन टोटल इनकम। जब कुल इनकम में जो परिवर्तन हो जाता है उसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर में चेंज होता है उसी को क्या कहा जाता है, बिल्कुल सही, ये कहा जाता है MPC। यानी आय के में परिवर्तन की वजह से जो उपभोग में परिवर्तन होता है उसी को जो दर्शाता है उसको बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको देखते हैं फॉर्मूले के रूप में किस प्रकार रखते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन। तो जो उपभोग में परिवर्तन हो रहा है उसका अनुपात किसके साथ है, यहाँ पर देख सकते हैं अपन में क्या है, बिल्कुल सही, उसी के साथ अनुपात है चेंज इन इनकम। तो जो उपभोग में परिवर्तन है उसका दिए चेंज में हुआ है जो इनकम में, उसके साथ जो अनुपात है उसी को क्या कहते हैं, MPC बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला दिया है, MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो डेल्टा यहाँ किसका सूचक है, यहाँ परिवर्तन का सूचक है, याद रखेंगे आप। इसको हम लोग टेबल के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हैं कॉलम दिए हुए हैं आपको स्क्रीन पर। Y पहला कॉलम दिया है इनकम, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा दिया है चेंज इन कंजम्पशन, और चौथा है चेंज इन इनकम, और ये आपका MPC के बारे में दिया हुआ है, लास्ट में कितनी वैल्यू है MPC की उसके बारे में। तो यहाँ देखते हैं 0 लेवल पर 60 कंजम्पशन है, तो ऐसे में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते MPC, और आगे लेवल बढ़ के 100 हो जाता है इनकम का, तो ऐसी स्थिति में कंजम्पशन कितना हो जाता है, बिल्कुल सही, ये हो जाता है 130। तो यहाँ देखते हैं कि कंजम्पशन में कितने का चेंज होता है, 70 के बराबर, जबकि इनकम कितनी चेंज हो रही है, बढ़ रही है 100 के बराबर। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूले में यही वैल्यू रख देंगे। तो चेंज कितने का हुआ है कंजम्पशन में, यानी डेल्टा C कितने के बराबर है, ये है 70 के बराबर।
और जबकि इनकम कितनी हो रही है 100, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 0.70, यानी बढ़ी हुई इनकम का अगर 100% के बराबर इनकम बढ़ रही है तो 70% उसका क्या कर लिया जा रहा है, बढ़ी हुई इनकम का कंज्यूम कर लिया जा रहा है, खर्च कर लिया जा रहा है, और बाकी जो भी बचा वो क्या हो जाएगा उसका 0.30, इसका मतलब 30% बचा लिया जा रहा है। तो क्योंकि आपको पता है कि इनकम किसके बराबर होती है, C+S के बराबर होती है, तो चेंज इन इनकम भी चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग के बराबर होगी। तो अगले स्तर पे देखते हैं हम लोग, स्तर बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 100 से 200 हो जाता है, तो यहाँ पर इनकम भी 70 बढ़ जाती है, और यहाँ पर इनकम बढ़ जाती है 100 बढ़ जाती है, और जो कंजम्पशन बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 70 के बराबर बढ़ रहा है। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे 70 ऊपर रख देंगे और 100 नीचे रख देंगे, तो हर बार एक कितनी वैल्यू आएगी 0.70 आएगी, यानी बढ़ी हुई इनकम का जो 70% हिस्सा क्या कर दिया जा रहा है, खर्च कर दिया जा रहा है। इसको हम लोग डायग्राम में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और डायग्राम के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर इनकम को शो किया, इधर कंजम्पशन को शो किया, ये CC कंजम्पशन कर्व है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता करना है, इस Y1 से हम लोग Y2 तक पहुँचते हैं। तो यहाँ मान लीजिए आय का स्तर था 100 और यहाँ हो गया 200 के बराबर, और यहाँ पर इनकम का जो कंजम्पशन का स्तर था उसको हम लोग मान लेते हैं 130 के बराबर, और ये फिर पहुँच जाता है 200 के बराबर। तो यहाँ पर जो चेंज हुआ है कंजम्पशन है वो कितने के बराबर हुआ 70 के बराबर, और इनकम में चेंज कितने के बराबर हुआ, बिल्कुल 100 से 200 तक पहुँचने के लिए 100 के बराबर। तो यहाँ इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं 70/100, तो ये आ जाएगा 0.70, यानी 70% जो भी इनकम बढ़े उसका 70% खर्च कर दिया जा रहा है और 30% बचा लिया जा रहा है। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम पता करेंगे डेल्टा C किसके बराबर है, यहाँ पर डेल्टा C है ये, यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये जे है बिल्कुल सही, और ये K, तो जो J और K के बीच का गैप है वो किसके बराबर, डेल्टा C के बराबर है, और डेल्टा Y के बराबर गैप है वो है डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा Y के बराबर Y1 से Y2 का गैप है जो, तो इसको अपन में कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम MPC को कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो भी समझा MPC के बारे में उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकलते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वैल्यू ऑफ MPC वेरी बिटवीन 0 and 1। तो जो MPC है उसकी वैल्यू किसके बीच वेरी करती है, 0 और 1 के बीच। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए बढ़ी हुई आय का पूरा खर्च कर दिया जाए तो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि 100% खर्च कर दिया जाएगा तो 100% बराबर एक के बराबर होगी MPC की वैल्यू। यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 इनकम बढ़ी तो 100 ही खर्च कर दिया, तो कितने के बराबर आएगा, ये 1 के बराबर। अगर पूरा का पूरा बचा लिया जा रहा है तो कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा कंजम्पशन और इनकम जितनी 100 है चेंज हो रही है वो, तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, 0 आ जाएगा MPC। और अगर हम और आगे बात करें तो MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच है। जो गरीब व्यक्तियों की MPC होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा ही बचा पाते हैं। कुछ गरीब तो बेचारे उधार लेकर भी काम चलाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हमेशा MPC है वो किससे ज़्यादा होती है, अमीरों से ज़्यादा होती है। गरीबों की खर्च करने की आदत, यहाँ MPC का मतलब है बढ़ी हुई इनकम की खर्च करने की आदत से है। और यहाँ पर अगला है MPC फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। तो जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती जाती है उतनी जो MPC है वो कम होती जाती है। धन्यवाद।